नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज पूरा देश एक ही मामले की बात कर रहा है, वो मामला है गौतम अडानी मामला। एक आम आदमी से लेकर एक बड़ा बिजनेसमैन आज यही जानना चाहता है कि आखिर गौतम अडानी के साथ हुआ क्या है, ये पूरा हिंडनबर्ग का मामला क्या है और ये मामला कब उठा, कैसे उठा और कैसे ये सुर्खियों में आ गया, कैसे एक एक करके गौतम अडानी के जितने शेयर्स हैं वो लुढ़कने शुरू हो गए, कैसे जो शेयर्स हैं उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई। एक विदेशी रिपोर्ट जो कि यूएस बेस्ड रिपोर्ट का रिसर्च बेस्ड कंपनी है जिसका नाम हिंडनबर्ग है, वो काम क्या करती है, उसके पीछे इन्वेस्टर्स कौन है और ये सक्रिय रूप से काम कब करती है, कैसे ये लाइमलाइट में आई। आज तमाम इन जो सवाल हैं इनके जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे, डिबेट करेंगे आज इस पर प्रॉपर। लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज हम आपको बताएंगे कि गौतम अडानी कौन है, साथ ही हम बताएंगे गौतम अडानी के ऊपर जो गंभीर आरोप हिंडनबर्ग जो यूएस बेस्ड रिसर्च कंपनी है उसने क्या लगाए हैं, और साथ ही हिंडनबर्ग क्या करती है, कौन सी कंपनी है और इसके इन्वेस्टर्स कौन है, उसके बारे में भी आज हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के डिबेट की, लेकिन कुछ जो जानकारियां हैं पहले साझा, उसके बाद फिर आगे डिबेट में हम बढ़ेंगे और एक एक करके हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे गौतम अडानी यहां तक पहुंचे। और हम आपको बता दें कि ये देखिए, गौतम अडानी के पिता की टेक्सटाइल की दुकान हुआ करती थी और ये जानकारी हम आपको देते हैं। 15 से 16 साल की उम्र में गौतम अडानी साइकिल से कपड़े बेचने जाया करते थे। कैसे धीरे धीरे करके ये ऊंचाइयों पर पहुंचे वो मैं आपको बता दें। उस समय कपड़े की कारोबारी थे गौतम अडानी, लेकिन मेहनत करके और साथ ही धीरे धीरे करके आगे बढ़े। आगे हम जल्दी बता दें, 1978 में हीरा कारोबारी से अपना जो हीरा कारोबार था उससे अपना हाथ आजमाया, डायमंड के बिजनेस में आ गए। पहले कपड़ा बेचते थे, उसके बाद धीरे धीरे डायमंड बेचने लग गए। साल 1981 में बड़े भाई के प्लास्टिक कारोबार में एंट्री मारी, गौतम अडानी ने। उसके बाद रफ्तार पकड़ी। अब हम आपको बता दें हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी कौन है, तो हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर रिसर्च फर्म है जो कि यूएस बेस्ड रिसर्च फर्म है। इसके बारे में भी आपको जानना बड़ा ही जरूरी है। तो हिंडनबर्ग के बारे में ये देखिए, नेट एंड एयरसन CAIA ने इसकी शुरुआत की थी। ये मैं आपको जानकारी दे दें, साल 2020 के बाद तकरीबन 30 कंपनियों पर इसने अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो अडानी ग्रुप पहला ग्रुप नहीं है, उससे पहले भी 30 कंपनियां थीं। रिपोर्ट के अगले दिन शेयर में औसतन 15% की गिरावट अमूमन मतलब हमेशा देखी जाती है। जब अडानी ग्रुप के ऊपर यह हुआ, उसके पहले भी जब 30 कंपनियों के रिपोर्ट हिंडनबर्ग ने जारी किए तो उनके साथ भी सेम हुआ। रिपोर्ट के 6 महीने के बाद औसतन 26% की गिरावट देखी गई। जैसे ही रिपोर्ट आया उसके बाद जो अडानी समूह का शेयर था वो धड़ल्ले से नीचे आ गया। 2020 में निकोला पर एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है ये लाइमलाइट में आ गई। रिपोर्ट के बाद शेयर में 94% की लुढ़क देखी गई थी। जब निकोला के ऊपर हिंडनबर्ग ने रिसर्च दी उसके बाद लगातार उन्होंने देखा कि 94% कहाँ ऊपर, उसके बाद सीधे धड़क के 94% के रेट पे आ गए थे। उसके बाद देखिए हिंडनबर्ग के खिलाफ यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इस वक्त उसके ऊपर, हिंडनबर्ग के ऊपर भी जांच बैठा हुआ है। आप देखिए कैसे उसके ऊपर भी लगातार जांच चल रही है। हेज फंड्स के साथ मिलकर शॉर्ट सेलिंग कराने का आरोप है हिंडनबर्ग के ऊपर। तो जांच के घेरे में खुद हिंडनबर्ग है और ऐसे में जिस तरीके से रिसर्च आउट होती है यूएस बेस्ड कंपनी, एक कंपनी है, इससे पहले 30 कंपनियों के ऊपर उन्होंने किया, अभी अडानी इसके घेरे में है। रिपोर्ट पब्लिक करने से पहले हिंडनबर्ग की तकरीबन 10 निवेशकों के साथ देखिए उनके साथ साझेदारी रही है। 25 जनवरी को हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के संबंध में 32,000 शब्दों की एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के निष्कर्ष में 88 प्रश्नों को शामिल किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि यह समूह दशकों से शेयरों के हेरफेर और अकाउंट्स की धोखाधड़ी में शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि 3 साल में शेयरों की कीमतें बढ़ने से अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी की संपत्ति $1 अरब से बढ़कर $120 अरब हो गई है। इस दौरान समूह की 7 कंपनियों के शेयर औसत 819% बढ़ गए। तो ये
आपको समझाना और बताना बड़ा ही अहम था, क्योंकि तमाम तरीके की भ्रांतियां इस वक्त सोशल मीडिया ग्रुप्स में चल रही हैं। आप खुद न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, लगातार गौतम अडानी को लेकर के खबरें आ रही हैं। और ऐसे में हम आपको बता दें कि प्रॉपर जानकारी, सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने की हमारी छोटी सी कोशिश थी, ताकि आप समझ पाएं कि ये खेल कहां से चल रहा है, कौन कोशिश कर रहा है, कौन साजिश रच रहा है गौतम अडानी के खिलाफ। ये हम आपको बताना चाह रहे थे। हालांकि डिबेट में आगे बढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके हम जान पाएंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है, वित्तीय मामला क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा स्पेशल प्रोग्राम इसी पे है, छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे डिबेट में। शेयरों की कीमतों में लगातार गिरावट के बीच अडानी समूह चौतरफा घिरता नजर आ रहा है। 10 दिनों के पहले जिस बिजनेसमैन को कारोबारी अपना आदर्श मानते थे, 10 दिनों पहले देश का आम आदमी अडानी को देश की सबसे बड़ी ताकत मान रहा था, अडानी को पसंद कर रहा था, जिसने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में टॉप 3 में अपना नाम दर्ज करवा कर एक मिसाल कायम कर दी। वो नायक आज अचानक कैसे खलनायक बन गया, आम आदमी आज बड़ी उलझन में है। जिस भरोसे के साथ बड़ी तादाद में आम निवेशकों ने अडानी समूह पर पैसा लगाया, उसके पीछे देश की व्यवस्था का भरोसा काम कर रहा था। उसके पीछे दुनिया की बड़ी रेटिंग्स का भरोसा काम कर रहा था। यही वजह है कि अडानी समूह ने 20,000 करोड़ रुपए का FPO वापस लेने का फैसला किया और 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया दी। Have surprised many, but considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the appeal. अडानी समूह पर आफत हिंडनबर्ग कंपनी की रिपोर्ट से शुरू हुई। आफत इतनी बड़ी हो चुकी है कि दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में गौतम अडानी खिसक कर 21वें नंबर पर आ गए हैं। अडानी की संपत्ति में $52 अरब की कमी आ चुकी है। अभी भी हालात संभले नहीं हैं। एक तरफ अर्थ जगत में हंगामा मचा है, तो दूसरी तरफ देश की संसद में हंगामा मचा है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में विपक्ष अडानी के डाउनफॉल को रखना चाहता है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में देश के सबसे अमीर आदमी की बदहाली पर विपक्ष बात करना चाहता है। I may ask Mr. Palla Joshi ji, what is the harm of demanding the constitution of JPC? Because the scam, I think simply it's a scam, and it has assumed a very greater dimension. It has already assumed. As a responsible political party of India, I think it is incumbent upon us to seek justice for the people of our country. प्रायोरिटी रहता है, चर्चा शुरू करने के लिए जा रहे हैं तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। सर वो जेपीसी या कोई डिमांड कर रहे हैं? जेपीसी में हमारा काम, सरकार का कोई भी। देश की संसद में कामकाज ठप है। बजट पेश होने के अगले दिन से शुरू हुआ हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। बजट सत्र का तीसरा दिन बीत गया, बात नहीं हुई। बजट सत्र का चौथा दिन भी बीत गया, बात नहीं हुई। क्योंकि संसद शुरू होती है और विपक्ष अडानी मामले पर चर्चा की मांग करता है। हंगामा होता है और संसद की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। उस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिरे। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। अच्छा, अब डिबेट आप करेंगे नहीं,
पहले से आप कहने शुरू कर देंगे कि साहब ये कमेटी बना दो, ये कमेटी बना दो। आप डिबेट पे तो आओ, फ्लोर पे तो आओ। आपके पास क्या, आपके जो है वो पोथी में कौन सा तर्क और कौन सा तथ्य है, ये तो आप बताओ। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की हिचकोले खाती नाव को बचाने के लिए देश और विदेश के कई अरबपतियों ने सहायता का हाथ बढ़ाया। बावजूद इसके इसमें कोई शक नहीं है कि अडानी समूह पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि इस समस्या से अडानी कब तक निजात पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अडानी इस मुसीबत से आखिर निजात कब पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि स्टॉक मार्केट भी इस वक्त करा रहा और यही कह रहा है कि जल्दी से जल्दी हम इस मुसीबत से निकलें। हमारे साथ आज बात करने के लिए इस टॉपिक पे मनोहर मनोज, एडिटर इकोनॉमी इंडिया के, हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है आपका। संजय राणा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद, स्वागत है आपका। अश्विनी राणा, बैंकिंग एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और ऋतु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस की, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। मनोहर मनोज हैं, एडिटर हैं, इकोनॉमी इंडिया से आते हैं। मनोहर मनोज जी, सर सबसे पहले ये समझाइए कि अभी जो कुछ देर पहले निर्मला सीतारमन ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि एफपीओ के वापस लेने या वापस ले लेने या फिर वापस कर देने से कुछ होता नहीं है। हमारा जो देश का ये है वित्तीय स्थिति हमारे देश की, वो बिल्कुल ठीक है, स्थिर है, सब ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। हाँ, बोलिए। आ रही है आवाज हमारी? आ रही है जी, बोलिए। हाँ, उनका कहने का आज से बड़ा स्पष्ट है कि जो हमारा रेगुलेटर है स्टॉक मार्केट के लिए से भी, कि जितनी जो अपराइजिंग हुई है अडानी समूह की, वो सबके सामने दिखा है। किस तरीके से उन्होंने डाइवर्सिफाई किया, किस तरीके से कंपनियों के तमाम बैंकों से, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंकों से लोन लेकर के उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। सबको मालूम था कि इसमें इनबिल्ट क्रोनी कैपिटलिज्म भी था। कभी अंबानी समूह के साथ कांग्रेस पार्टी का हाथ था, तो अडानी समूह का स्टेट में नरेंद्र मोदी का और अभी सेंटर में भी नरेंद्र मोदी का एक तरह से वरद हस्त जरूर मिला है, ये सबको मालूम है। लेकिन जिस टाइम पर वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट लाई गई, ठीक है कि वो उस रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं कही गई है, लेकिन चूंकि इंटरनेशनल फलक पर वो रिपोर्ट गुंजायमान हुई और एक बड़े स्ट्रेटेजिक तरीके से, बड़े ही प्लान्ड तरीके से इनके बिजनेस प्लान को एक तरह से ध्वस्त करने का प्रयास किया गया। तो आप कह रहे हैं ये प्लान्ड तरीके से, क्या आपको, क्योंकि आप देखिए आप एडिटर हैं, एक सेकंड प्लीज, आप एडिटर हैं और इकोनॉमी इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आप कह रहे हैं प्लान किया होगा, मैं कहती हूँ कि ये जो प्लानिंग है ये अचानक से अडानी के खिलाफ क्यों, देश के खिलाफ क्यों? नहीं, अचानक से नहीं होती है। देखिए ये चीजें, ये डायनेमिज्म ऐसा है कि पॉलिटिक्स हो या बिजनेस हो, आपके कॉम्पिटिटर हर जगह लगे होते हैं और अपने लिए माकूल वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। कभी किसी को सह मिलती है तो किसी को मात मिलती है। जग जाहिर है कि कॉम्पिटिटर कौन है, जग जाहिर है। एक तरफ झुका, बिल्कुल, आवाज एक तरफ झुकाओ, कभी दूसरी तरफ झुकाओ, ये जग जाहिर है। हमारे साथ आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आपसे जरा कांटेक्ट, पेंडुलम एक न एक जगह पर ही जो है झुकता है। तो जो क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो नजारा मिला और जो स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग हुई अडानी समूह की, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि $1 बिलियन से आज उनका 15 या 20 बिलियन डॉलर कारोबार बढ़ गया। ये तो सबको हैरत में डालने वाली इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट तो थी ही, लेकिन ये बात जरूर है कि जो अलग अलग एजेंसीज हैं वो अपना काम क्या कर रही थी। अभी उन्होंने कोई भगोड़ा वाला अपराध तो नहीं, तो अभी एक सवाल मेरा यहाँ ये है कि जो हिंडनबर्ग है, इसके ऊपर भी कई आरोप लगे। अब देखिए, जैसे कि एक रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट पब्लिक, कोई भी रिपोर्ट अगर हिंडनबर्ग पब्लिक करती है तो उससे पहले जो उसके निवेशक हैं हिंडनबर्ग के, और इसके 10 निवेशक हैं बड़े हिंडनबर्ग के,
तो उस रिपोर्ट के पहले अपने वो 10 निवेशकों के साथ साझा करती है, उसके बाद फिर किसी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उसकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक करती है। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सोचा समझा एक प्लान हो सकता है जिसके तहत ये चीजें बहुत पहले से की जाती रही हैं। नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि हमारा अडानी समूह से भी सहानुभूति क्यों होगा? हमें तो देश की इकोनॉमी से सहानुभूति होगी। अगर हम हमारे एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड की रैंकिंग में आते हैं तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम उनके कोई कॉम्पिटिटर नहीं हैं, लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल रिजीम के खिलाफ लोगों का गुस्सा है और वह पॉलिटिकल रिजीम अगर किसी को क्रोनी बना करके रखी है, किसी कैपिटलिस्ट को, तो उस क्रोनी कैपिटलिस्ट के डाउन होने से भी बहुत लोगों में हर्ष की लहर है। लेकिन मैं इसे व्यक्तिगत रूप से प्योरली, मैं कहती हूँ ये परसेप्शन है। मैं कहती हूँ क्या अंबानी दूसरे ठीक बात, पॉलिटिकल लोगों से नहीं मिलते हैं? क्या अंबानी प्रधानमंत्री से नहीं मिलते हैं? क्या अंबानी पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से नहीं मिलते थे? ये तो गलत, ये तो परसेप्शन है ना। आप नहीं, मैं कहती हूँ आप परसेप्शन है, ये आप उस तरीके से सोचते हैं। अगर कोई सोच रहा है तो उसकी गलती है, उसकी परसेप्शन है। हम आगे बढ़ेंगे। मानना है कि जो अलग अलग कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, एक सेकंड, हमारे साथ और भी एक और मेहमान है, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ अश्विनी राणा बैंकिंग एक्सपर्ट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी थोड़ा सा टाइम कम है, जल्दी से रिएक्शन लेंगे, उसके बाद फिर हमें ब्रेक पे भी जाना होगा। अश्विनी राणा जी बैंकिंग एक्सपर्ट है। मैं आपसे थोड़ी बैंकिंग की जो तकनीकी चीजें वो जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे व्यूअर्स आम आदमी के लेंस से देखिए, जिन्हें ये डर सता रहा है कि हमारा पैसा लगा हुआ है LIC में, हमारा पैसा लगा हुआ है SBI में, डूब तो नहीं जाएगा भैया, गाड़ी कमाई है हमारी। सर इसको समझाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है कि जिस तरह से इसको एक्सपोज करने की कोशिश हो रही है, इसको पूरा दिखाने की कोशिश इस पूरे समूह ने की है कि भाई ये पूरी बैंकिंग अर्थव्यवस्था, आप देखिए पब्लिक सेक्टर बैंकों का देश का 40,000 करोड़ रुपया है सिर्फ, और वो उनका जो पूरा इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स में लगाया हुआ है उसका मात्र 0.8% है। LIC का भी जो है वो 1% जो उसका वो है वो 1% है। तो इससे क्या बैंक डूब जाएंगे? इससे पहले भी 2017 तक 85,000 करोड़ का बैंकों को नुकसान हुआ, जो UPA गवर्नमेंट में अंधाधुंध लोन जो है पूरे तरीके से बांटे गए। तो उससे बैंक निकल आए और आज कम से कम 65,000 करोड़ के प्रॉफिट पिछले साल बैंकों ने बुक किया है। तो ना तो बैंक डूबने वाले हैं, ना ये शेयर के इन्वेस्टर डूबने वाले हैं। सिर्फ उनको थोड़ी सी तसल्ली से उसको रखना पड़ेगा, तसल्ली से सोचने समझने। और अभी इस वक्त क्योंकि ये सेंटीमेंट के साथ जो खेल हो रहा है वो सेंटीमेंट का खेल एक पूरी प्लानिंग के साथ। ठीक है, किस तरह के सेंटीमेंट का खेल सर? कौन सी प्लानिंग और कैसे सेंटीमेंट के साथ इस तरह के मुद्दों से सेंटीमेंट जुड़ जाता है, जरा समझाइएगा। रिपोर्ट जो लाई गई, उस रिपोर्ट का भाई वो कोई ऑथेंटिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। बैंकों ने लोन दिया है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया है, उनकी ऑडिट एजेंसीज भी रहती हैं, उनकी रेटिंग एजेंसीज भी। किसी ऑथेंटिकेटेड रेटिंग एजेंसी या ऑडिटर एजेंसी ने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। तो एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जिसका काम ही धंधा यही है कि शॉर्ट सेलिंग करके शेयर खरीदे जाएं, और वो अमेरिका में उसके ऊपर केस है, उसकी रिपोर्ट लाकर पूरा जो है एक टाइम पर, मतलब एक टाइम उसके लिए ढूंढा जाता है और उसको जो है बम को फोड़ा जाता है। ये जो लोग हंस रहे हैं ये बाद में रोने वाले हैं, क्योंकि इससे अल्टीमेटली अगर ये अडानी डूबता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ठीक है, अगर अडानी डूबता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। ऋतु चौधरी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस की। ऋतु, स्वागत आपका। अपने देश की जांच एजेंसियां सेबी 48 घंटे में उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी, वित्त मंत्री ने अपनी तरफ से बयान भी दे दिया, और साथ ही RBI ने अपनी तरफ से जितने उसकी रेगुलेटरी फर्म्स थे उनको एक्टिव कर दिया और कहा कि अडानी को जितने आपने लोन्स दिए हैं, क्या कनेक्शन रहे, उसके बारे में पूरी जानकारी साझा कीजिए। उसके बाद भी आपको लगता है कि जितने भी कांग्रेस के लोग हैं उनको जरा विश्वास कम है अपनी एजेंसियों पर और लगातार कह रहे कि नहीं हम इसी पे बहस करेंगे, समय भी नहीं देना चाहते 48 और 24 घंटे। ऋतु, देखिए प्रीति, पहली बात तो ये है कि ये बहुत पहले कांग्रेस के द्वारा चेता दिया गया था कि इस तरह की कोई जो है समस्या वो देश में आ सकती है। कांग्रेस को कैसे पता? गांधी जी ने कैसे पता? राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस को ये इसलिए पता था क्योंकि एक जो है प्रधान मित्र को
जो है सबको जितना भी जो निवेश है, हाँ। जितना भी भारत की कंपनियां है वो सारी सौंपी जा रही थी। ठीक है। तो ये हमें अंदेशा पहले हाँ। हो गया था हाँ। कि इस तरह की एक कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। नहीं, वो मैं चेतावनी अब देता मैं था। सवाल आपसे अब मैं- पूछना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि हमें हमारी पार्टी को, मैं कहती हूँ राहुल गांधी को, रघुराम राजन के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो बैठे थे इंटरव्यू पे, उसके बाद उन्होंने बातचीत की सोशल मीडिया पे, तमाम जो उनके इंटरव्यूज हैं वो ऑन एयर हैं, तो ऐसे में आप वहां जाके देख सकते हो। कहती है हम अपने चपरासी से पूछते हैं कि आपने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने कहा, चपरासी ने कहा कि हमने अडानी के शेयर्स में पैसे लगाए, उन्होंने कहा कि जोखिम भरा है, ये डूब जाएगा, ये आज नहीं तो कल डूबने वाला। मैं कहती हूँ पता कैसे राहुल गांधी को कि आज नहीं तो कल डूब जाएगा? पर्टिकुलर एक ही शेयर, अडानी ग्रुप का शेयर, उनको पता है कि वो डूब जाएगा। क्या अडानी जी ने फोन करके बताया था? कैसे पता ऋतु? ये तो एकदम सवाल खड़े होते हैं कि कैसे पता, ये बताइए। देखिए, ये बिल्कुल, ये तो कॉमन सेंस है कि आप एक आदमी के हाथ में देश की अर्थव्यवस्था को सौंप रहे हो। अगर वो आदमी जो है वो कोलैप्स हो जाता है, उसकी जो है, तो उसके बाद देश का क्या होगा? ये तो नहीं, सोचने वो वाली बात थी। आपकी जायज और है। मैं विपक्ष होने बहुत के नाते, आश्चर्यचकित- मैं बिल्कुल विपक्ष होने के नाते ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो देश बर्बाद हो जाएगा। ये आप चिंता कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है, हम सब चिंतित हैं। लेकिन इन सब में सवाल, जैसे कि आपने कहा कि हमें पहले से ही अंदेशा था, हमें पहले से ये पता था, अब सवाल यही है कि आपको पता कैसे था? मैं अपनी बात पूरी करूं प्रीति। बोलिए। पहली बात तो ये थी कि जब ये चीज एक व्यक्ति के हाथों में जब इतना सब कुछ सौंपा जा रहा था तो रिजर्व बैंक क्यों चुप था, सेबी क्यों चुप थी, कहाँ ईडीआई थी, कहाँ सीबीआई थी जब ये चीजें हो रही थी? उसके बाद जब देश की संस्थाओं ने तो इसमें जो संज्ञान नहीं लिया, जब विदेश की एक संस्था ने इस पे जो है कार्यवाही करी, रिसर्च करी और वो रिपोर्ट आई सामने, उसके बाद भी जो देश की सरकार, तमाम मंत्री, तमाम मीडिया और तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो क्यों इसको बचाने में तुले हुए हैं? आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि अगर एक बिजनेसमैन ने ये इस तरह का घोटाला किया, ये करप्शन किया, ये नहीं भी किया, मैं ये बोलती, तो उसकी जांच तो होने दीजिए, जांच करने दीजिए, उस पर चर्चा। लेकिन सरकार की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो तो कह रही है जांच कीजिए, वो कह रहे जांच कीजिए, जांच हो रही है। सेबी ने रिपोर्ट 48 घंटे के अंदर दे दी, आरबीआई भी अपनी जांच कर रहा है। प्रीति, अगर जांच हो रही है तो सबसे पहले मंत्री आकर ये क्यों बोलती है कि सब चंगा सी, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ? ये क्यों बोला जाता है? भाजपा के मंत्रियों द्वारा क्यों बोला जा रहा है कि सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं है? ठीक है संजय राणा, अगर जांच हो रही है, संजय राणा अगर जांच हो रही है तो ये क्यों कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक है इकोनॉमी में? ये क्यों कहा जा रहा है वित्त मंत्री के द्वारा कि एफपीओ बेचने से, नहीं बेचने से कुछ आता जाता नहीं, हमारी जो वित्तीय स्थिति वो बिल्कुल स्थिर है और बिल्कुल ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं? ठीक है ऋतु, आप इनको जवाब देने। गुड इवनिंग प्रीति एंड गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। प्रीति, आई होप आप मुझे अब 2 मिनट देंगी पूरा बोलने के लिए। बोलिए जल्दी से, विस्तार पूर्वक। जल्दी है तो मैं बाद में आता हूँ, लेकिन मैं पूरा 2 मिनट चाहिए। 25 है तो थोड़ा सा समय की पाबंदी। देखिए, ऐसा है, जब हम अदानी ग्रुप की बात करते हैं तो चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे पक्ष के लोग, उनको समझने की जरूरत है ये पूरा मसला क्या है। देखिए, अगर आप लोन की बात करेंगे अदानी के ऊपर तो 38% लोन है बैंकिंग का, जो बॉन्ड है 37% का है, और एनबीएफसी का 11% है, और 14% इंटर ग्रुप का है। ये उनके ऊपर लोन है। 2016 में इनके पास जो लोन था 86% था, वो आज घट के 40% हो गया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं जो शेयर के मामले में। आप देखिए, टाटा टोटल गैस की बात करें, जब वो आईपीओ आया था 360 रुपए का था, तो 2342 रुपए का पहुंच गया था, और कल जब बंद हुआ था स्टॉक एक्सचेंज उसका रेट था 1625 रुपए, यानी 5% गिरा हुआ, फिर भी 1600 का है। अब मैं आता हूं अदानी पोर्ट पे, 256 रुपए का था बेस प्राइस, और जब बंद हुआ है कल, नहीं बंद हुआ बता रहा, मैडम प्लीज बीच में ना बोलिए, नहीं प्लीज, मैं देखिए प्रीति, आई विल नॉट डिबेट लाइक दिस, बोलने दीजिए, आई विल नॉट डिबेट लाइक दिस। ठीक है बोलने दीजिए। ऋतु इसको पॉलिटिकल ज्यादा ना बनाते हुए कोशिश कीजिए कि विपक्ष के जो सवाल हैं लोगों तक पहुंचे। आप क्या कहना चाहते हैं? अगर पॉलिटिकल ज्यादा कर देंगी तो ना आप समझा पाएंगी लोगों को, ना जय राणा जो बोलना चाहते हैं वो लोगों तक आवाज आ पाएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि नॉन पॉलिटिकल रख के पूरे बिल्कुल वही मेरा मकसद है। पोर्ट में देखिए प्राइसिंग $256 का रुपीस का था, और जब क्लोजिंग हुआ था 498, कल का क्लोजिंग है 7% शेयर बढ़ गए। तो ये मैं बता दिया। इसका अब मैं आता हूँ एलआईसी पे प्रश्न चिन्ह उठ रहा है एसबीआई पे। तो एलआईसी ने सिर्फ मैंने आपको पहले भी अपने डिबेट में बताया था कितना पैसा इन्वेस्ट किया और कितना % इन्वेस्ट किया। अब मैं एलआईसी का इन्वेस्टमेंट बताता हूँ। देखिए येस बैंक में उन्होंने 29% इन्वेस्ट किया है, एंड
जेएसपी स्टील में उन्होंने 11% किया है। राजश्री शुगर बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मुश्किल से 47,000 करोड़ कंपनी है, उसमें 9% का है। एससीएल में उनका तकरीबन 7.5% का है। तो भैया ये बताइए कि आप इतनी बड़ी कंपनी पे आरोप लगाते हैं। संसद से लेकर सेंसेक्स किस वक्त हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ तमाम जितने एक्सपर्ट्स हैं, प्रवक्ता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, वित्तीय गड़बड़ी और घोटाले में हमेशा जांच एजेंसियां काम करती हैं, जांच करती हैं, रिपोर्ट सौंपती हैं, उसके बाद विपक्षी सवालों के घेरे में, कटघरे में तमाम लोगों को लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले तो जांच होने भी नहीं दे रहे, उससे पहले ही हंगामा संसद में। देखिए प्रीति जी, सवाल बड़ा सिंपल सा है, मुद्दा बहुत साधारण सा है, लेकिन इसके परिणाम बहुत गंभीर है। मुद्दा सिंपल इसलिए कि अडानी जी को आपने बना दिया नंबर 1 पूरी दुनिया हिंदुस्तान में, नंबर 2 आपने पूरी दुनिया में बना दिया, लेकिन इस आपने कितनी कुर्बानी दी है, कितने लोगों की आपने अच्छा किसने बनाया दीपक जी, किसने बनाया नंबर 1 नंबर 3 पे किसने बनाया अडानी जी को, आपको पता है कुछ? अडानी जी की उम्र है 60 साल। अच्छा। अडानी जी बिजनेस कर रहे हैं पिछले 50 सालों से। समझिएगा बात को। अडानी जी को पिछले 5 सालों में और इंडिया के 1000 बड़े लोगों में नहीं, ठीक है, आप बात घुमाइए मत। मैं कह रही हूँ, आपने कहा कि देश के नंबर 1 अमीर और पूरे दुनिया में नंबर 2 और 3 पर आते हैं। आपने कहा किसी एक आदमी ने बनाया, मैं कहती हूँ नाम लेके बोलिए किस आदमी ने बनाया, मैं भी जानना चाहती हूँ, देश जानना चाहते हैं। परम मित्र है, जो अमृत काल चल रहा है, जो पूरे देश में अमृत महोत्सव मना रहे, तो आम आदमी के लिए अमृत नहीं है ये, तो अमृत काल सिर्फ एक आदमी के लिए, अडानी जी के लिए, हम सब के लिए, एक आम आदमी के लिए विष काल है, जहर काल है। अच्छा, और इसको मैं समझाऊंगा कैसे होता है। आप ये बताइए, 40 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए के शेयर 4000 रुपए पहुंच गए, तो अर्थशास्त्री तो छोड़िए, एक अंधे आदमी को, अनपढ़ आदमी को भी ये समझ में आता है कि वैल्यूएशन कैसे बढ़ गई। एक सामान्य कंपनी की कितनी ग्रोथ रेट हुई कि अर्निंग पर शेयर, ROI कितना बढ़ गया, तो सबको दिखता है, पूरे आंख बुद्धिहीन व्यक्ति को भी समझ में आता है। ये पूरा का पूरा सट्टा था, पूरा का पूरा जुआ था। और जो भाजपा के लोग, भाजपा के मित्र कहते हैं सरकार आके कह रही है कि कुछ नहीं होगा, तो मैं उनसे कहता हूं 18-20 करोड़ लोग हैं भाजपा के सपोर्टर, समर्थक, जाके अडानी के शेयर खरीद लें और इन्वेस्ट कर दें। संजय राणा जी भी जाके अडानी के शेयर खरीदें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, दावे के साथ, संजय राणा जी के पास खुद अडानी का एक शेयर नहीं है और यहाँ पे बैठ के दावा कर रहे हैं कि अडानी बहुत सुरक्षित शेयर है, ब्लू चिप है और आप लोग इसमें इन्वेस्ट करिए। तो ऐसे लोगों से जरा देश को सावधान करने की जरूरत है कि संजय राणा जी, 1000 खेल हो चुके इस डूबते हुए नाव में, कम से कम अब देश को आगाह करिए और भारत माता की खातिर, देश की खातिर अब अडानी को बचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अडानी को बचाएंगे तभी मोदी जी बचेंगे। मोदी जी और अडानी दोनों एक मित्र हैं और मित्र दोनों को ले डूबेंगे इस पूरे देश को। 80,000 करोड़ रुपए LIC में लगा हुआ है। अच्छा सुनिए, अच्छा ठीक है दीपक जी, बहुत बड़ी बात आपने कही कि अडानी जी मोदी जी दोस्त हैं और एक दूसरे को बचा रहे हैं और एक दूसरे को बचाने की कोशिश में ये दोनों ही जाएंगे। आपका फ्रेम ही नहीं मिल रहा है तो कहां से आप जवाब दीजिएगा। खैर, अपनी ही बात आपको बोलनी थी, कोई बात नहीं। दीपक जी हमारे साथ और भी एक्सपर्ट्स बैठे हैं। फ्रेम आ गया आपका या फिर वापस चला गया? दीपक जी हैं हमारे साथ? हैं नहीं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ दीपक जी, चलिए फ्रेम में हैं आप अभी। मैं ये कह रही हूँ दीपक जी, आपने कहा कि मोदी जी और अडानी दोनों मिले हुए हैं और एक आदमी गया तो दूसरा फंसेगा, दोनों साथ साथ जाएगा। अब से एक बात बताइए, आपने कहा दोनों मिले हुए हैं, तो क्या तमाम विपक्षी मिले हुए जिन्होंने, मैं कहती हूँ साजिश है, प्लानिंग है, प्लॉटिंग है। यहाँ पर देखिए बैंक एक्सपर्ट बैठे हैं, उधर एडिटर बैठे हैं, पत्रकार बैठे। एक सेकंड, वो आपने बोला, मैंने आपको पूरा मौका दिया, अब आप सवाल लेना पड़ेगा आपको। वहाँ एक्सपर्ट पत्रकार बैठे हैं, एडिटर हैं, वो इकोनॉमी के, इकोनॉमी इंडिया के। इधर हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट बैठे हैं, ये कह रहे प्लानिंग है, प्लॉटिंग है और ये फंसाने की साजिश है और एक साथ कोई बड़ी राजनीति कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि पूरा विपक्ष मिलकर राजनीति कर रहा है? अगर दो आदमी मिले हुए और दोनों एक ही साथ जाएंगे तो? देखिए, विपक्ष और पूरी दुनिया, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। देश का नाम हो रहा है, अडानी जी नंबर 1 बन जाए, मैं तो कहता हूँ। आपके तो दिख रहा है कि आप दुखी हैं, नंबर 1 बन रहे हैं, दिख रहा है कि आप दुखी लग रहे हैं।
दुखी मैं क्यों होऊंगा? पूरे देश डूब रहा है, देश का अर्थव्यवस्था डूब रही है, तो मुझे दुख अच्छा तो होगा बताइए, ही। आप लोग, आपको मतलब आप लोगों को लगता है देश डूब रहा है और सारे लोग चुपचाप देश को डूबने देंगे? सबसे ज्यादा चिंता आप लोगों को है और दूसरे लोगों को चिंता नहीं है देश डूबेगा कि देश रहने वाला है? ऋतु चौधरी बोलिए। प्रीति, मेरा एक छोटा सा सवाल है बोलिए। कि नीरव मोदी भाग गया, विजय माल्या तो भाग ये नहीं गया, भागे ना, क्या लोग- यही तो ये नहीं भागे ना देश में। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अहमदाबाद में अभी सुनिए, पूरा देश जो है वो लूट के भाग गए मित्रगण। अब ये प्रधान मित्र है, इनके लिए जो अमृत काल चल रहा था मित्र के लिए, उसमें पूरा देश जो है मित्र को सौंप दिया गया। सारे एयरपोर्ट सौंप दिए गए, सारे पोर्ट सौंप दिए गए, सारे जो है कंपनियां सौंप दी गई, जितना भी मामला था सब उनके हक में। ठीक है, पूरा देश आप कह रहे हैं पूरे देश की अर्थव्यवस्था सौंप दी गई है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी से सवाल, जल्दी से, समय कम होता है, बहुत सारे गेस्ट हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। अब अडानी के खिलाफ बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे दो अरे देखिए, ऐसा है ऋतु जी, अगर मैं ये डिबेट कर रही हूँ और आप मुझे जानती हैं, अगर डिबेट कर रही हूँ तो बड़ा ही लॉजिक पॉइंट्स के साथ मैं यहाँ बैठी होंगी। लेकिन आपके ऊपर प्रेशर भी समझ में आता है। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है मैडम, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। मैं ऐसे संस्थान में काम करती हूँ जहाँ मुझे काम करने की पूरी आजादी है और मैं ये खुल के कहती हूँ, और ये संस्थान मुझे आजादी देता है कि मैं किसी भी जो सच है उसको सच बोलूँ और जो गलत है उसको गलत बोलूँ। और मेरी अपनी आंखें हैं ऋतु चौधरी जी। मुझे 2-4 सेकंड दे दीजिए। आप देखिए कि होता क्या है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद कायदे से होना ये चाहिए था कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी चाहिए थी इस चीज के मामले में। मोदी, अडानी जी खुद आकर जो है वो स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद जो है तमाम मीडिया जो है, अखबारों की हेडलाइन देख लीजिए, सब चंगासी। आप वित्त मंत्री का बयान देख लीजिए, सब चंगासी। भाजपाई मंत्रियों का देख लीजिए, सब चंगासी। अब जवाब ले लूं? आप चंगासी क्यों बोल रहे हैं? अब जवाब ले लूं? क्या पता कि सब बिल्कुल एकदम ठीक है। अब जवाब ले लेते हैं। अब जवाब पे जाऊं मैं? आपने सवाल पूछा, अब मैं जवाब ले लेती हूँ। हमारे साथ, मैंने अभी भी कहा, हमारे साथ मनोज एडिटर इकोनॉमी इंडिया के। ऋतु जी कह रही हैं कि एक पूरी संस्था, पूरी इकोनॉमी देश की सरकार ने एक ही आदमी के हाथों सौंप दिया और वो देश को बेचने वाला है। इसका जवाब क्या है आपके पास? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा कि क्रोनी कैपिटलिज्म का पहले भी नजारा देखा गया और आज भी दिख रहा है। और कहीं ना कहीं मोदी जी प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न देते हैं तो उसके पीछे एक कॉमन कनेक्शन था, वो रिलायंस था। अडानी की जो अपराइजिंग है वह लोगों को, जैसे कि कोविड काल में जब इन लोगों की संपत्तियां बढ़ रही थी तो मेरे एक मित्र ने कहा, तो हमने कहा कि क्या इसका कोई इन्वेस्टिगेशन है कि वो कैसे वो बढ़ा है? तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसका कोई ऐसे रीजन तो नहीं है, सब एज पर प्रोसेस हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो भगोड़े अपराधी भारत से गए, चाहे वो ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, विजय माल्या हो, उनसे इसकी तुलना नहीं की जा सकती, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी गिरावट आई है वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से आई है, न कि किसी बैंक ने या भारत के रेगुलेटर ने, आरबीआई ने और सेबी ने कोई इस तरीके का अपना कंसर्न बिल्कुल, और ये समझने की जरूरत, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात। शेयर ट्रेडिंग की, शेयरों के उछाल और गिरावट की बात है तो यही स्टोरी मैंने रिलायंस के भी साथ देखा है। और मैं एक चीज और कह दूं कि शेयर बाजार में हमेशा औसत का नियम लागू होता है। अगर उस रिपोर्ट की सेंसिटिविटी से इनके सारे शेयर, जो इनके 10-12 जो कंपनीज हैं, अगर उसके गिरे हैं तो औसत का नियम यह बताता है कि अगर उसमें सचमुच नेटवर्थ है और कुल मिलाकर के उनका एक साउंड फाइनेंशियल सिस्टम है तो वो फिर से रिगेन करेगा। बिल्कुल। और अगर जैसे कि वो एक आंकड़ा दे रहे थे, हाँ। तो वो रिगेन कर लेगा। हाँ। लेकिन अगर इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म का, हाँ। सेबी के रेगुलेटर के किसी मातहत अगर किसी तरीके का वायोलेशन, हाँ। हुआ है, हाँ। तो वह चीजें संज्ञान में जरूर आनी चाहिए। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई ठोस और घोर आपत्तिजनक कोई ऐसा मामला आया नहीं है। ले देकर के वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है जिसके जरिए कई कंपनियां डूबी हैं। लेकिन एक सवाल अडानी समूह पर भी आता है, एक मिनट, बोलिए बोलिए, कि जब वो मामले में फंसे,
बोलिए। तो वो सारे अखबारों को विज्ञापन दे करके और अपने रुख को स्पष्ट कर रहे हैं। हाँ। पहले उन्हें स्पष्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हाँ। आज वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक संकट काल आया है। हाँ। वह संकट काल जो हर व्यक्ति पर आता है, हाँ। देशों पर आता है, संस्थाओं पर आता है। हाँ। और मुझे लगता है कि सरकार के रूल और रेगुलेटर के मुताबिक हाँ। यदि कोई वायोलेशन हुआ है हाँ। तो वह सचमुच संज्ञान में हमें लेना चाहिए। और SBI और LIC का जहां तक मामला है हाँ। तो वह शेयर के भाव गिरे हैं। ठीक है। ये नहीं कि वो दिवालापन हो गया है। ठीक है, बिल्कुल दिवालिया नहीं हुआ एकदम है। सच, मामला एकदम अभी सच, भी जीवित एकदम है। ठीक। दीपक झा जी, दिवालिया नहीं हुआ है, साथ ही हमारे देश की किसी जांच एजेंसी ने ये नहीं कहा है। विदेशी कंपनी है, US बेस्ड रिसर्च कंपनी, शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग, उसकी रिपोर्ट है। देखिए उसके आधार पर आप देश को थोड़ा ना आदमी कुछ भी। मेरे तो जी आपकी सवालों का जवाब उन्होंने दिया एक बार। हाँ बोलिए दीपक, बोलिए दीपक बोलिए। प्रधानमंत्री के बारे में जब टाइम्स मैगजीन अमेरिका में रिपोर्ट छापती कि मोदी जी बहुत अच्छे काबिल नेता है या मोदी जी डिवाइडर है, तो पूरे देश में ताल बच जाते, क्यों आप परेशान हो जाती हैं? हाँ। तो कहते हैं कि अमेरिका का आप रिपोर्ट से हिल गए हैं। हाँ। अरे भैया, पूरा दुनिया एक दूसरे का ग्लोबल है। आप उनके बारे में कुछ कहते हैं, हम उनके बारे में कुछ कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा फंडा है। हाँ। आप पर्सनल कुछ नहीं बचा है। दूसरी हाँ। बात रही अडानी जी की। अडानी जी ने भारत माता की, देश के साख को गिरवी रख दिया है, देश की साख को गिराया है, कि दिखाया है पूरी दुनिया में कि किस तरह के भारतीय बिजनेसमैन अरे दीपक जी रुकिए जरा, रुकिए, सांस लीजिए। कोई भी अडानी, अंबानी और कोई भी आदमी भारत माता की शाख को गिरवी नहीं रख सकता। क्या बात कर रहे हैं आप? शाख की गिरवी को रखा, क्योंकि अडानी भारत माता की शाख को कोई गिरवी रख देगा? अरे राजनीति के लिए किसी भी शब्दों पे नहीं, किसी भी शब्दों पे मत जाइए आप, किसी भी शब्दों पे मत जाइए आप। भारत माता की शाख कौन रख रहा है? नहीं, उठ पटांग मत बोलिए। संजय राणा, क्या एक विदेशी कंपनी की रिसर्च से भारत माता को रिसर्च गिरवी रख दिया किसी ने? प्रीति ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग मत कीजिए प्लीज संजय राणा। नहीं, फिर अडानी नहीं, ऊट-पटांग शब्द है। बोलिए। यहाँ पे बताइए अडानी संजय राणा बोलिए। प्रवचन दीपक जी का कम हो जाते, बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि दीपक जी हमारे मित्र हैं, इनको तो यही नहीं पता है कि LIC का इन्वेस्टमेंट कितना है। अदानी में ये भी 80,000 करोड़ रुपए बोले थे। मान्यवर, आपको डेटा नहीं पता तो मैं डेटा देता हूँ। 36,474,000 करोड़ रुपए। सर सुन लो सर, ठीक है बोले दीजिए दीपक जी, संयम रखिए। अरे सर सुन लो ना, गलतफहमी मत किया करो यार, बिना आंकड़े के बहस करते हो। आओ अरे सर सुन लो, ठीक है बोल लेने दीजिए, हो गया ठीक है, हो गया बोल लेने दीजिए। ये कांग्रेस के नेता, इनको यही नहीं पता कि अदानी ने बिजनेस कब चालू किया था और किसने हेल्प की थी। भाई अदानी ने अपनी कंपनी PVC चालू की थी 1985 में, और सबसे बड़ा ऑर्डर देने वाला। अरे सर सुन तो लो यार, बीच में अगर ऐसे बोलोगे तो हम नहीं बोलेंगे। प्रीति जी आप इन्हीं से बुलवा लो। दीपक झा प्लीज। अच्छा ये बहुत गंभीर मुद्दा, दीपक झा नॉन पॉलिटिकल है। दीपक झा जी नॉन पॉलिटिकल है, बोल लेने दीजिए। तमाम एक गेस्टों को बोलने दीजिए। नॉन पॉलिटिकल है, ज्यादा पॉलिटिकल बनाएंगे तो लोगों को समझा नहीं पाइएगा। प्लीज देखिए प्रीति, सिंपल सी बात है, दोनों हमारे जो कांग्रेस के मित्र बैठे, इनको ना डेटा पता है ना बैकग्राउंड पता है। तो बता 85 में स्टार्ट हुआ था PVC एक बनता था, उसका जो ऑर्डर दिया गया था राजीव गांधी ने दिया था। भैया 1988 में गुजरात एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया था। हमने तो अभी यही बोला। ठीक है ऋतु जी आते हूँ ना आपके पास। ऋतु जी आती हूँ आपके पास, बोल लेने संजय राणा प्लीज। आती हूँ ऋतु, चिल्ला पूंजी बात को बढ़ाने के खिलाफ है। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, इनको बोलने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। बोलिए संजय राणा, बोलिए बोलूं करने दीजिए। आपको आपके सवालों को ध्यान से संजय राणा। देखिए अरे संजय राणा जी कोई अच्छा तर्क लेके आइए जिससे कि अडानी का बचाव कर सके। ये तो कोई तर्क ही नहीं है आपके पास। देखिए ऋतु जी, आपके पास ना, आपके पूरे कांग्रेसियों के पास कोई भी चीज नहीं है, सिर्फ चिल्ला रहे हैं। तो आप ऐसा करते मैं मुंह बंद कर लेता हूँ, आप अपना बोलते रहिए। प्रीति जी आप बुलवाइए इनसे। बोल लेने दीजिए संजय राणा जी को बोल लेने दीजिए। संजय राणा जी को बोल लेने दीजिए। ऋतु चौधरी समय चला जाएगा, प्लीज समझिए। बोलिए अब बोलूं। एक करके समय 1994 में माइनिंग का उनको एंटरप्राइज बनी थी। अभी की बताइए 2014 के बाद क्या हुआ? अरे मैडम, बिना पढ़े लिखे आदमियों के साथ डिबेट करो तो ऐसा ही बोला, चाणक्य ने बोला है, मूर्खों के साथ डिबेट नहीं करनी चाहिए। और दो मूर्ख मेरे सामने बैठे बक बक कर रहे हैं, तथ्यों का ज्ञान नहीं है। तथ्य सुन लो फिर बोलो, तथ्य सुन लो। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है मैडम तो सुन लो। नहीं आता आपको कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता।
2011 में अदानी नंबर 1 हो चुका था, टाटा से ऊपर था और रिलायंस से ऊपर था। 2011 में क्या मोदी देश के प्रधानमंत्री थे? बेवकूफी की हद होती है। रितु जी रिक्वेस्ट है, आप इतना चिल्ला रही हैं कि आपकी आवाज मैं नहीं, एक मिनट में राणा मैं बोल लूं प्लीज। आप इतना चिल्ला रही है रितु, आप इतना चिल्ला रही हैं कि आप जो कहना चाह रही हो वो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ कि इस टॉपिक को लोगों तक समझना, उनके पास आवाज जाना भी बहुत जरूरी है। इतना मत हाइपर हो जाइए। एक मिनट देंगे मुझे। नहीं, हमारे साथ एक अश्विनी राणा। मैडम आप पूरे या तो बुलाया करो तो बोलने दिया करो, नहीं बुलाना तो मत बुलाया करो। बोलिए, मतलब नहीं बोलना, मुझे बोलना ही नहीं, आप मुझसे बुलवाओ। नहीं मैं चुप हो गया। अरे नहीं छोड़ो, रहने दो। आप लोग टीवी आपके साथ प्रॉब्लम है, आप पूरी बात किसी के होने नहीं देती। ये क्या मैं फैक्ट नहीं रख रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको। मैं प्रीति चौहान आपको चैलेंज करता हूँ, जितने डेटा मैंने दिया है, एक भी डेटा को गलत क्या रखिए। आप बोलने नहीं दे रहे, आपने कांग्रेस को बैठा रखा बात करने के लिए। अश्विनी राणा हमारे साथ बैंकिंग एक्सपर्ट है। अश्विनी राणा देखो दुर्भाग्य है संजय राणा की भाजपा आपको अरे कुछ तो अपनी तमीज रखो यार, बोलने की अपने टर्न पे बोलना चाहिए। पढ़े लिखे लोग कैसे लोग पॉलिटिकल रखिए, प्लीज नॉन पॉलिटिकल रखिए, प्लीज नॉन पॉलिटिकल रखिए। हमारे साथ अश्विनी राणा है, बैंकिंग एक्सपर्ट है। सर मैं समझना चाहूंगी आपसे, पहले तो पूरा शेयर मार्केट कैसे काम करता है सर। एक आम आदमी अगर देख रहा हो इस वक्त हमारा टेलीविजन चैनल, तो वो समझने की कोशिश करना चाहेगा कि अगर कोई रिपोर्ट आती है किसी भी कंपनी के खिलाफ, तो वो रिपोर्ट के हिसाब से शेयर मार्केट कैसे अप डाउन होता है, उसके शेयर्स में गिरावट आनी कैसे शुरू होती है, बताइए सर। देखिए शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि कंपनी की वर्थ क्या है। वो जो शेयर अगर बढ़ रहा है उसकी बैलेंस शीट जो है वो वेबसाइट पर रहती है, उसको पढ़ने के बाद ही इन्वेस्टर जो है उसके अंदर, कंपनियां भी जो पैसा लगाती हैं वो भी तभी लगाते हैं और छोटे इन्वेस्टर भी जो लगाते हैं वो देख के कि कोई शेयर बढ़ रहा है उसका आगे लॉन्ग टर्म मेरे को कुछ रिटर्न मिलेगा उसके आधार पर करता। कोई सट्टा बाजार नहीं है कि भाई एक दिन लगाया एक दिन बेच दिया। तो लेकिन फिर भी शेयर बाजार में जो सेंटिमेंट्स है वो बहुत बड़े काम करते हैं कि अगर कोई भी इस प्रकार का बहुत बड़ा घटनाक्रम आता है तो लोगों को लगता है, पैनिक में लोग शेयर बेचना शुरू कर देते हैं और उसी का फायदा उठाकर इसने किया है। और मैं गारंटी से कहता हूं थोड़े दिन के बाद ये आ जाएगा। पहले बीबीसी के थ्रू सरकार को प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की, आज प्रधानमंत्री पर सीधा अटैक नहीं कर पाए तो अडानी के नाम को, अरे अडानी को प्रधानमंत्री ने कोई ऐसे रेवड़ियां नहीं बांटी हैं, उन्होंने प्रॉपर टेंडरिंग के आधार पर सारे काम लिए हैं और वो अपने समय के साथ उसको चला रहे हैं, बैंकों को भी वापस कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, देश की प्रगति में। लेकिन इन लोगों को देश की प्रगति जो है वो अच्छी नहीं लगती, इनको लगता है कि देश जो है पिछड़ा रहे और चीन के सामने जो है गुलाम बन के हम खड़े रहे और चीन जो है हमारे देश के ऊपर जो है जिस तरह से करना चाहता है वो करता रहे। तो इस प्रकार के लोगों की जो सोच है, मानसिकता है, और मैं फिर कहता हूं कि ये अगले 2024 इलेक्शन तक ऐसा ही कुछ ना कुछ और इनकी टूल किट के जो काम है वो सामने आते रहेंगे, जिससे कि देश को, देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे। और कोई इन्वेस्टर जिसका नुकसान भी होगा वो इन लोगों को माफ नहीं करेगा जिनके कारण लोगों को नुकसान हुआ है। ठीक है मनोहर जी, अभी बाजार को संभालने में कितना समय लगेगा? क्या गौतम अडानी को संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा या रिवाइव करेंगे बहुत जल्दी? क्या लग रहा है बाजार से? मैं तो इंडियन इकोनॉमी को समझता हूँ बहुत अच्छे से, लेकिन स्टॉक मार्केट में तो मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं है। लेकिन चूंकि एक खबरों में एक बड़ी चर्चा का विषय बना अडानी का, तो मैंने जो इसे समझा है तो मैं तो बड़ा न्यूट्रल वे में जाना चाहता हूँ। मुझे बड़ा उत्सुकता थी कि राणा जी का वो मैं डाटा सुनता कि किस तरीके से अलग अलग कंपनी के कैसे भाव आए, कैसे सुनवाते हैं जल्दी से डेटा। नहीं एकदम सर प्लीज एक सेकंड दीजिए सर, प्लीज जल्दी से डेटा रखिए, देश सुनना चाह रहा है आपके डेटा। मैडम देखिए, अगर मुझे शांतिपूर्वक 2 मिनट मिलेगा तो मैं बोलूंगा, अदरवाइज मैं अपने आपको 2 मिनट विराम दे दूंगा। देखिए ऐसा है कि इसी तरह की एक हादसा 22 दिसंबर 2022 को हुआ था, जिसमें 52% एप्पल के शेयर गिर गए थे। 3 ट्रिलियन की कंपनी 2 ट्रिलियन से कम की हो गया, यानी 1 ट्रिलियन का मार्केट कम हो गया था। सितंबर लास्ट ईयर में, मैं छोटी छोटी आंकड़े दे रहा हूं आपको, सितंबर लास्ट ईयर में अमेजॉन का
मार्केट कैप 45% शेयर गिर गए थे, मार्केट कैप कम हो गया था 650 मिलियन का, आप बिलियन डॉलर का। आप समझिए ये कंपनियां कैसे कम हो रही है। मेटा का आपका देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट का देख लीजिए, आप सबका जाके देख लीजिए ये डेटा। अब मैं आता हूं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पे, जब हम बात करते हैं कि भाई ये कंपनी डूबेगी या नहीं डूबेगी, आप ये बता दीजिए जो आईपीओ खुलता है और आज के करंट के प्राइस जो भी थोड़े, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं क्या प्राइस था आज से 4, 5, 7, 10 दिन पहले, मैं आज के प्राइस की बात कर रहा हूं जो मार्केट कल बंद हुआ है। तो आज के दिन में भी सारे के सारे अगर आप प्राइस देखोगे सब हाइप पे हैं। एक अदानी पावर का जो है वो 192 रुपीज का था, 192 रुपीज का था, 191 पे क्लोज हुआ है। लेकिन जब वो आईपीओ आया था तो 128 रुपए का उसका शेयर था, फिर भी प्रॉफिट में। तो कुछ शेयर गिरे हैं और 7% अप्रिशिएट किया है टोटल गैस का शेयर प्राइस। तो ये समझने की जरूरत है कि क्या चीज सत्य है, क्या चीज सत्य नहीं है। और देखिए 3 रेटिंग एजेंसियां वर्ल्ड में जो रेटिंग देती हैं, प्लीज हिडनबर्ग नहीं देता, एक फिंच है, मोडी है, S&P है, तीनों ने बोला है कि मैं रेटिंग में अदानी की कोई चेंजेस नहीं करने वाला हूं, क्योंकि वो ऑब्जर्व करेंगे, उसको फर्क नहीं पड़ता है। भाई आप रेटिंग एजेंसी को नहीं मानते हो, आप शेयर्स को देख के भी नहीं मानते हो, आप उसका रिकॉर्ड देखिए, उन्होंने अपने जो लोन है 86% से 40% कर दिया, आप उसको भी नहीं मानते हो, आप अपनी एजेंसीज को भी नहीं मानते हो। भैया आप मानते हैं किसको, आप किसको मानोगे? सिर्फ हिडनबर्ग को, जिसके 9 एम्प्लॉई हैं, 2 डायरेक्टर हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में, ऑलरेडी यूएस में केस चल रहा है, लेकिन आपको उसकी बात नहीं सुननी है। मैडम 10 सेकंड और ले रहा हूं, आप किसकी और बात मानती हो? सिटी बैंक की बात मानिए, बैंकरप्सी में आ गया है। आप क्रेडिट स्विस की बात मांगते हो, जिसके ऊपर खुद बैंकरप्सी मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके फेडरल गवर्नमेंट ने स्विट्जरलैंड में चला रखा है। तो आपको समझने की जरूरत है, ये अपने लोग हैं। अगर एजेंसीज काम कर रही हैं तो वेट एंड वॉच कर लीजिए। अगर आपको तब भी वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, बिल्कुल वेट एंड वॉच करने की जरूरत है, अपनी एजेंसियों पे विश्वास करने की जरूरत है। हमारे साथ आप कुछ कह रहे थे सर, आपको रिपोर्ट मिल गई मनोहर जी, कब तक बाउंस बैक करेंगे सर? हम नहीं बिल्कुल वापस आएंगे, जैसे राणा जी ने भी वापस लौटेगा, क्योंकि कई बिल्कुल वापस आएगा। लोगों को धैर्य रखना है, पैनिक नहीं करना चाहिए। राणा जी ने जैसे कहा कि अभी पीछे अमेज़न और या बाकी कंपनियों के कितने मार्केट शेयर गिरा है, तो ये सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट जिस दिन ठीक हो जाएगा शेयर तो वापस आएंगे। कंपनियां जो है वो सॉलिड है और ना तो बैंकों को कुछ फर्क पड़ने वाला है, ना शेयर मार्केट में फर्क पड़ने वाला है। ये एक टेम्परेरी फेज है जो कि क्रिएट किया गया है, टेम्परेरी फेज है जो कि क्रिएट किया गया है, जल्दी बाउंस बैक करेंगे। ऋतु कुछ कहना चाह रही, बोलिए जल्दी से। प्रीति, आरबीआई ने रिपोर्ट मांगी थी, मैं ये पूछना चाहती हूँ अगर सब कुछ ठीक था तो आरबीआई ने रिपोर्ट क्यों मांगी? आरबीआई के पास हर 5 करोड़ से ऊपर का जितना भी जो है डेट रहता है उसकी रिपोर्ट उसके पास होती है, लेकिन नहीं थी। क्यों नहीं थी? अरे मांगा तो मुश्किल नहीं मांगते, तब मुश्किल नहीं करते। अगले दिन ही आरबीआई ने ये क्यों कहा? अभी मामला हल्ला उठा है, ये तो हो क्या रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। आरबीआई ने अगर रिपोर्ट मांगी है तो अच्छा करी है ना वो रेगुलेटर। नहीं, अगर सरकारी एजेंसी कुछ रिपोर्ट मांग रही है तब परेशानी है, बात नहीं करती तब परेशानी है। सिर्फ प्रधानमंत्री से नीचे किसी को आप मानने के लिए तैयार नहीं है, आरबीआई को मानने के लिए तैयार नहीं हो, सेबी को मानने के लिए तैयार नहीं यही सवाल है कि आप सेबी नहीं मान रहे, आप आरबीआई को नहीं मान रहे, आप अपने देश के वित्त मंत्री। आरबीआई एक्शन में है तो आपको क्या परेशानी है? आरबीआई अपना काम कर रही है। कमेंट की ओर जाएंगे, फाइनल कमेंट संजना स्टार्ट, फाइनल कमेंट, समय कम है, बाइंड अप। मैं बस बाइंड अप कर रहा हूं। मैडम देखिए ऐसा है कि टोटल लोन एसबीआई का अदानी के ऊपर 0.11 समय बिल्कुल नहीं है हमारे पास। संजय राणा, थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम मेहमान हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, आप लोगों ने समय दिया। हमारे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन हमने छोटे और कम शब्दों में आज समझाने की कोशिश की है कि चल क्या रहा है, कौन साजिश रच रहा है, कौन से विदेशी ताकतें हैं जो लगातार अडानी को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, और साथ ही कई राजनीतिक अब इसमें पहलू भी जुड़ते जा रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी कौन कर रहा है ये भी जानने की जरूरत है। लेकिन अपने देश के नागरिकों से बस यही अपील है कि अपने देश के लोगों पर भरोसा कीजिए, और साथ ही एसबीआई और एलआईसी, क्योंकि तमाम एक्सपर्ट यहाँ हमारे साथ बैठे, वो कह रहे हैं कि आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, सेफ है, सुरक्षित है। इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट हमारे पास आती है हम तुरंत आपको अपडेट करेंगे। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।